किसी की हत्या कर देना यानी मॉब लिंचिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मॉब लिंचिंग की दो घटनाओं को अलग अलग नजर से देखना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की भीड़ द्वारा की गई हत्या की खबरें लगातार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन मीडिया के एक हिस्से को, हमारे देश के बुद्धिजीवियों को और कुछ नेताओं को यह मुद्दा उठाने में बहुत शर्म आ रही है। इसलिए आज हम पूरे देश के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे और आपको सही जानकारी देकर बताएंगे कि आखिर वहां हुआ क्या था। कल्पना कीजिए कि कोई भीड़ आपको घेर ले और आपकी जान लेने पर तुल जाए, आपको बचने का कोई रास्ता नजर ना आए और तभी पुलिस वहां आ जाए और पुलिस आपको बचाने के बजाय भीड़ के हवाले कर दे, तो आप या आपका परिवार जीवन भर क्या कभी पुलिस पर विश्वास कर पाएगा? पालघर में ठीक ऐसा ही हुआ। पालघर में पुलिस 3 इंसानों की जान बचा नहीं पाई। भीड़ से घिरे एक संत ने जब एक पुलिस वाले की बाजू पकड़ी तो उसकी आंखों में ये उम्मीद थी और ये भरोसा था कि ये पुलिस वाला उसकी जान बचा लेगा, लेकिन पुलिस वाले ने इस संत के साथ विश्वासघात किया और उसके विश्वास की हत्या वहीं पर कर दी। इसलिए आज हम विश्वास की इस हत्या का डीएनए टेस्ट करेंगे। हमारी टीम आज वहां पर गई थी और हमने बहुत सारे लोगों से बात की है और तस्वीर वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है, इसलिए ये पूरी रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद हम भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने चीन के आर्थिक आक्रमण के खिलाफ अपने किले को मजबूत कर लिया है। जरूरी नहीं कि चीन जैसा देश सीमाएं लांघ कर ही भारत पर आक्रमण करे, डोकलाम के जरिए भारत में घुसपैठ करे। चीन ये सब कुछ स्टॉक मार्केट के जरिए भी कर सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर कंपनियों में अपना निवेश करके भी चीन इन सीमाओं को लांघकर भारत के बाजार में आ सकता है। और इस सब को रोकने के लिए भारत ने अब चीन के खिलाफ एक फायरवॉल बना ली है, जिसके बारे में आज आप सबको जानना चाहिए। और आखिर में हम सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स पर आज बात करेंगे। क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स आपकी जान से बढ़कर हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से ये पूछिए कि क्या कोई पोस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर आप दिन भर या बार बार अपना मोबाइल फोन चेक नहीं करते? क्या आपकी पोस्ट पर आने वाले लाइक्स आपको बेचैन नहीं करते? अगर आपका जवाब हां है तो आपको आज हमारा यह विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। दिल्ली से सटे नोएडा में एक 18 साल के लड़के ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि टिकटॉक पर कोई उसके वीडियोस लाइक नहीं कर रहा था। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य दिन भर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता है या फिर उसे टिकटॉक पर वीडियो बनाने का शौक है, तो यह विश्लेषण आपके पूरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पालघर मॉब लिंचिंग में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पालघर मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात भी की। उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने के साथ ही कहा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना में सांप्रदायिक जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉब लिंचिंग की घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मानवता को भी शर्म आए, इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? वहीं पुलिस ने घटना के वक्त एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी की मौजूदगी को लेकर कहा है कि वो उन्हें मदद के लिए साथ ले गई थी ताकि भीड़ को समझाया जा सके। पालघर में 2 साधुओं की हत्या पर संतों ने नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि लाखों साधु सन्यासी नागा लोग
उस गांव की तरफ कूच करेंगे, कुछ महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे कि गांव में भी कूच करेंगे कि इस तरह के मेरे साधु को क्यों मारा गया, साधु मेरा क्या अपराध किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। महाराष्ट्र के पालघर में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्प वृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर नीरेश तेलगड़े जी की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना के जिम्मेदार तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। वहीं बीजेपी ने सवाल पूछा है कि जो पहले मोमबत्ती लेकर घूमते थे वो साधुओं की हत्या पर खामोश क्यों हैं? जो पहले मोमबत्ती लेकर घूमते थे आज वो खामोश क्यों? उनको भी इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। सब समाज मॉब लिंचिंग की इजाजत नहीं दे सकता। कांग्रेस ने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई की इसलिए तो 110 लोग पकड़े गए ना, कैमरा में सब आए हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये इस तरह के ये करना, चर्चा करना बिल्कुल गलत बात है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,656 हो गई है, जबकि अब तक 2,842 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से 559 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 1540 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण 2 गुना होने की रफ्तार में कमी आई है। अब संक्रमण करीब 3 दिन के बजाय 7 दिन में 2 गुना हो रहा है। इंडिया का डबलिंग रेट लॉकडाउन से पहले जो 3.4 था, अब वह इम्प्रूव होकर 7.5 हो चुका है। और इससे संबंधित और भी एक अच्छी न्यूज ये है कि अगर हम 19 अप्रैल तक का डेटा लें तो इस नेशनल एवरेज के तहत 18 स्टेट्स में नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्मेंस और बेटर इंप्रूवमेंट नोटिस किया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस के 80% मरीजों में वायरस के मामूली लक्षण मिले हैं। हालांकि गृह मंत्रालय ने इंदौर, मुंबई, पुणे, जयपुर और कोलकाता जैसे शहरों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के हालात पर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गए हैं। राज्य में अब तक 1176 मरीज कोरोना संक्रमित हैं। वायरस के संक्रमण से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 129 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में आज कोरोना संक्रमण के 3 और नए मामले सामने आए। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है, जबकि 43 मरीज ठीक हुए हैं। पिता के निधन के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोरोना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोटा से उत्तर प्रदेश लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटीन कराना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही सभी बच्चों के मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड कराने के बाद उन्हें घर भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकारी आवास पर इस बैठक में यह भी निर्देश दिया कि कोटा राजस्थान से वापस लौटे सभी बच्चों का होम क्वारंटाइन अवश्य किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य के 19 जिलों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में अब तक 2003 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। संक्रमण की वजह से 45 लोगों की मौत हुई है, जबकि 290 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली के चांदनी महल थाने में 5 और पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कई पुलिसकर्मियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आयुष्मान भारत के दफ्तर को 24 अप्रैल तक सील कर दिया गया है। एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 25 कर्मचारियों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। वहीं अब दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों में कोरोना की जांच के लिए सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू किया जाएगा। रैपिड टेस्ट आज से मोस्ट लाइकली स्टार्ट हो रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल दिया गया है। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से किया जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच आजादपुर मंडी कल से 24 घंटे खुली रहेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ड्रोन के जरिए लॉकडाउन के इलाकों पर नजर बनाए हुए है। लॉकडाउन 2 में आज से कुछ इलाकों में छूट दी गई। देश के जिन इलाकों में हॉटस्पॉट नहीं है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ क्षेत्रों में आज से कामकाज शुरू हो गया। नई दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के कर्मचारी दफ्तर पहुंचे। सेंट्रल दिल्ली में 4 हफ्ते बाद ज्यादा ट्रैफिक दिखा। वहीं मुंबई के भी कुछ हिस्सों में लोग दफ्तर के लिए निकले। पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे पर मलाड में गाड़ियों की कतारें देखी गई। लखनऊ में कुछ पाबंदियों के साथ सरकारी दफ्तर खुले। पटना में लॉकडाउन में छूट मिलते ही सड़कों पर गाड़ियां ज्यादा संख्या में दिखी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन के दौरान कोई छूट नहीं दी गई है। दिल्ली और आसपास का इलाका कोरोना हॉटस्पॉट वाले रेड जोन में आता है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 24,22,000 को पार कर गए हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक दुनिया भर में इलाज के बाद करीब 6,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे तेजी से अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 7,60,000 को पार कर गई है, जबकि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में दूसरे नंबर पर इटली है, जहां 23,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। स्पेन में 20,000 से ज्यादा और फ्रांस में मौत का आंकड़ा 19,000 के पार है। वहीं ब्रिटेन में 16,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। भीड़ द्वारा पीट पीट कर किसी की हत्या कर देना यानी मॉब लिंचिंग किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मॉब लिंचिंग की दो घटनाओं को अलग अलग नजर से देखना, उनमें फर्क करना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। और पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की भीड़ द्वारा की गई हत्या की खबरें लगातार देख रहे होंगे, लगातार सुन रहे होंगे। यह खबर आपको बेचैन भी कर रही होगी और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मॉब लिंचिंग की इस घटना पर देश के मीडिया का एक हिस्सा, हमारे देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी और हमारे देश में विपक्ष के नेता ये मुद्दा उठाने में उन्हें शर्म क्यों आ रही है, वो चुपचाप क्यों बैठे हैं, ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। लेकिन आज हम इस मामले से जुड़ा एक एक सच आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे कि पालघर में आखिर हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले जरा कुछ देर के लिए आंख बंद करके ये कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने घर से बाहर निकले, आप अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकले हैं रात में और कुछ लोग आप पर हमला कर दें, आपकी गाड़ी को रोक लें और आपको लगे कि अब यहां से जिंदा निकलना मुश्किल है और तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाएं, तो आपको क्या उम्मीद जगेगी? आपको यही उम्मीद होगी कि पुलिस वाले आपको बचा लेंगे, आपकी जान में जान आ जाएगी। लेकिन आपको बचाने की जगह अगर यही पुलिस वाले आपका हाथ पकड़कर हमलावरों के हवाले कर दें तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो महाराष्ट्र के पालघर में हुआ, जहां 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को इसी तरह से पुलिस वालों ने भीड़ के सामने मरने के लिए छोड़ दिया। आपको सबसे पहले हम एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर उस साधु की है जिसे पालघर में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। यह घटना 16 अप्रैल यानी गुरुवार की है। यह साधु बहुत उम्मीद भरी नजर से पुलिस वाले की तरफ देख रहा है। इसकी नजर में जान बचाए जाने की उम्मीद है। पुलिस से यह आस है कि उसे बाहर खड़ी भीड़ के रहम पर नहीं छोड़ा जाएगा और पुलिस उसे सकुशल यहां से निकाल कर ले जाएगी। बड़ी उम्मीद से उसने पुलिस वाले की बाह थामी है। इस उम्मीद में थामी है कि अब पुलिस वाला उसे बाहर ले जाकर गाड़ी में बैठाएगा और उसे सुरक्षित यहां से निकाल लेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी। यह पालघर में हुई हत्या की सबसे मार्मिक तस्वीर है। इसे देखिए तस्वीर को बार बार, और यह तस्वीर देखने के बाद आज रात आप सो नहीं पाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पालघर में सिर्फ साधुओं की हत्या नहीं हुई है, पुलिस पर आम लोगों के विश्वास की हत्या हुई है। इस साधु ने पुलिस पर विश्वास किया, पुलिस वाले की बाजू थामी, यह सोचकर कि पुलिस वाला उसके संरक्षण के लिए है, उसकी रक्षा करेगा। देखिए कैसे उसने पुलिस वाले की बाजू थामी हुई है। पुलिस वाले से कह रहा है कि हां अब आप मुझे अकेला मत छोड़ना, लेकिन पुलिस वाले ने बाहर ले जाकर उसे भीड़ के सामने अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। अब आप सोचिए, पहले पुलिस के पास अपराधी सरेंडर किया करते थे। आपने सुना होगा अपराधी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया करते थे, लेकिन पालघर की घटना में अपराधियों के सामने पुलिस ने सरेंडर कर दिया। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये पुलिसकर्मी इस साधु को चौकी से बाहर लेकर जा रहा है। बुजुर्ग साधु ने पुलिस वाले का हाथ इस उम्मीद में पकड़ रखा है कि वो भीड़ से उसे बचा लेगा। ये भरोसे का हाथ है, लेकिन पुलिस वाले ने यह हाथ छुड़ा लिया। फिर भीड़ उस साधु को लाठी और डंडों से पीटती रही और पुलिस वाले अपना हाथ छुड़ाकर
पीछे हटकर तमाशा देखते रहे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन कभी कभी विचलित होना अच्छी बात होती है। आज हम चाहते हैं कि आप कुछ हद तक विचलित हों। विचलित होना जरूरी है। आज हम इस लिंचिंग की घटना की पूरी पड़ताल करेंगे और वो सब बातें आपको बताएंगे जिन बातों पर देश का मीडिया और देश के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। हम जानते हैं आप सब बेसब्री से जी न्यूज का ही इंतजार कर रहे थे। आप सब जानते हैं ये खबर जी न्यूज के अलावा कोई आपको दिखाएगा भी नहीं। ये सच जी न्यूज के अलावा कोई और आपके सामने रखेगा भी नहीं। इसलिए हमने आपका विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं। जैसे इस पुलिस वाले ने विश्वास तोड़ा है, हम आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हमने लगातार 2 दिन इस खबर पर बहुत मेहनत की है। हमारी टीम वहां पर गई है, हमने बहुत लोगों से बात की है और सच को हमने बहुत करीब से देखा है और हमारी टीम सच को करीब से देखकर फिर यहां लौटी है और अब ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। जी न्यूज की टीम पालघर में उस जगह तक पहुंची है जहां पर मॉब लिंचिंग की ये घटना हुई। हम वहां से आपको आज अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस घटना पर सबसे बड़े सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे। जब लॉकडाउन था तो पालघर में इतनी भीड़ इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठी कैसे हुई, यह हमारा पहला सवाल है। भीड़ के सामने पुलिस इतनी मजबूर और बेबस क्यों दिख रही थी, यह हमारा दूसरा सवाल है। पुलिस वाले क्यों इन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इस वीडियो में एक जगह भी हमें यह नजर नहीं आया कि पुलिस वालों ने इन्हें बचाने की कोशिश की हो। क्या पुलिस के ऊपर कोई दबाव था जिससे इन लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया गया? क्या पुलिस खुद किसी साजिश का हिस्सा थी जिससे इन साधुओं को पीट पीट कर इनकी हत्या कर दी गई? आप सब जानते हैं, आप सब अपने अपने घरों में हैं। यह लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकता और अब आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल कर आ जाएं, कैसे आए? सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यहां पर भीड़ में किसी ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। ये किस तरह का प्रशासन है और किस तरह की पुलिस है जिसने इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को यहां इकट्ठा होने दिया? पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने पीट पीट कर 3 लोगों की हत्या कर दी। इनमें 2 संत थे। हमारे समाज में संतों को बहुत सम्मान दिया जाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि साधुओं की रक्षा के लिए और दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि कलयुग में हुए इस पाप के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा और कौन श्री कृष्ण की तरह इन साधुओं को न्याय दिलाएगा? शायद अभी तो हमारे देश का मीडिया और बुद्धिजीवी इनके लिए आवाज उठाना नहीं चाहते। उन्हें बहुत शर्म आती है इस तरह की बातों को उठाने में, क्योंकि इस घटना में वो एंगल नहीं है जिस एंगल को वो उठाना चाहते हैं। इस घटना में वो धर्म शामिल नहीं है जिसके बारे में वो हमेशा अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। उसी में वो अपना फैशन समझते हैं। ये खबर फैशनेबल नहीं है। इस खबर में बुद्धिजीवियों के लिए ग्लैमर नहीं है। ये खबर पश्चिमी मीडिया में छपेगी नहीं। इस खबर में यूरोप के अखबार कुछ छापेंगे नहीं। लेकिन ये वही लोग हैं जो आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी का विरोध करते हैं, निर्भया के दोषियों की फांसी टलवाना चाहते हैं। लेकिन 3 बेकसूर इंसानों की हत्या होने पर ये सारे लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते। पालघर में जिन लोगों की पीट पीट कर हत्या की गई उनमें 70 वर्ष के कल्पवृक्ष गिरी महाराज, 35 वर्ष के सुशील गिरी महाराज और 30 वर्ष के उनके ड्राइवर नीलेश यलगड़े थे। ये 3 लोग थे। आप अच्छी तरह से खबर को समझ लीजिए। 2 संत हैं इनमें से और 1 इनका ड्राइवर है। मुंबई में कांदीवली के आश्रम से ये लोग एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात में सूरत जा रहे थे। सूरत जाने के लिए इन्होंने मुंबई में एक गाड़ी बुक की। ये गाड़ी
मारुति की वैन थी जिसे नीलेश यलगड़े चला रहा था। किराए की गाड़ी थी। लॉकडाउन की वजह से ड्राइवर ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे की जगह अंदर के रास्तों से चलने का सुझाव दिया। मुंबई से इन्होंने करीब 130 किलोमीटर का सफर तय भी कर लिया था, लेकिन 16 अप्रैल यानी गुरुवार की रात को पालघर के गढ़चिंचले गांव में इन लोगों की गाड़ी को वहां की लोकल भीड़ ने घेर लिया। पहले इनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, फिर इन लोगों को गाड़ी से बाहर निकालकर पीटा गया। पुलिस भी आई, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई, पुलिस जरूर आई, लेकिन पुलिस के सामने ही इन लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया, जैसा भी आपने तस्वीर में देखा। यह बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से आसपास के इलाकों में बच्चा चोरी होने की अफवाहें उड़ रही थी और किडनी चोर गैंग की अफवाहें भी वहां पर लगातार चल रही थी। इसी की वजह से आसपास के गांव वाले रात भर जागकर पहरा दे रहे थे। ये अफवाह थी, ये बात सही है। इसी अफवाह की वजह से इन संतों पर हमला हुआ और उन्हें चोर समझकर पीटा गया। कम से कम यही कहानी महाराष्ट्र पुलिस और राज्य सरकार बता रही है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना पर महाराष्ट्र सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। साधुओं की हत्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, यह भी हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं। कुछ वीडियो तो ऐसे हैं जो आपने लगातार देख लिए होंगे, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहते हैं जो आपने शायद अभी तक ना देखा हो। ये वीडियो देखिए, ये भी उसी रात का वीडियो है। ये वही गाड़ी है जिसमें ये दोनों संत गुजरात जा रहे थे। इस गाड़ी को किस तरीके से तोड़ा गया है, फिर इसको पलट दिया गया गाड़ी को, और अब वहां की जो ये लोकल भीड़ है वो कैसे इस गाड़ी पर पथराव कर रही है, ये आप देखिए। और गाड़ी में ये तीनों लोग अभी हैं अंदर, देखिए। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना कैसे घटी होगी, इन लोगों पर क्या बीती होगी। और आपने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है, पुलिस वालों के पास बहुत समय था इन्हें बचाने के लिए। ये लोग गाड़ी में ही अभी अंदर हैं और लोग बाहर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमारा देश साधु संतों का देश माना जाता है। हमारी परंपरा रही है कि संत आगे चलते हैं और उनके पीछे समाज चलता है। आमतौर पर साधु संतों पर हमले की खबरें हमारे देश में देखने में, सुनने में कभी नहीं आती। इसमें यह कहा जा रहा है इस खबर में कि आदिवासी जो थे लोकल, उन्होंने संतों पर हमला किया है। हमारे देश के आदिवासी ऐसे कभी भी नहीं रहे कि उन्होंने कभी साधु संतों पर हमला किया हो, ऋषि मुनियों पर हमला किया हो। आप जानते हैं पुराने काल से ही ऋषि मुनि जंगलों में ही रहते आए हैं, पर्वतों पर ही रहते आए हैं, और आदिवासी भी ऐसी जगहों पर जंगलों में रहते आए हैं।
कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि हमारे देश के आदिवासियों ने साधु संतों पर, ऋषि मुनियों पर कभी हमला किया हो। इसलिए पालघर की घटना आज सबको हैरान कर रही है और यह भी सवाल उठता है कि जो कुछ हमें बताया जा रहा है कि ये सारे लोग आदिवासी हैं और इन्हें साधु संतों को चोर समझकर वो पीट रहे हैं, ये कई बार थ्योरी गले से उतरती नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी अच्छी तरह से देख पा रहे थे कि ये लोग चोर नहीं है, ये साधु संत हैं। सब यही सोच रहे हैं कि साधु संतों से किसी को क्या दुश्मनी होती है, हो ही नहीं सकती। अगर कोई अफवाह भी थी तो कोई इतनी निर्ममता से कैसे किसी साधु संत को पीट सकता है कि उसकी जान ही चली जाए। जान से मार देना बहुत बड़ी बात होती है। हैरानी की बात यह है कि भगवा वस्त्रों में होने के बावजूद किसी ने भी साधुओं के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि क्या ये लोग वाकई चोर हो सकते हैं। जी न्यूज ने पालघर के कई स्थानीय लोगों से बात की है। हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि क्या ये लोग वाकई आदिवासी हैं या ये कोई और हैं। ये वो लोग हैं जो पालघर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को वर्षों से जानते हैं, जिनसे आज हमने मुलाकात की है। इन लोगों ने अपना नाम ना बताने की शर्त हमारे सामने रखी और हमने उनसे कहा कि आप अपना नाम हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, लेकिन हमें जानकारी दीजिए कि हुआ क्या है। और सारी बातें, सारी जानकारी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि साधुओं की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के पीछे कोई राजनीतिक सोच काम कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि ये जो भीड़ है ये पॉलिटिकली चार्ज थी। ये भीड़ राजनीति से प्रेरित थी, राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी। इन स्थानीय लोगों ने हमें यह भी बताया, जो हमारे लोकल सोर्स हैं जिनसे हमने बात की, कि पालघर में ऐसा कभी न देखा गया न सुना गया कि आदिवासियों ने कभी भी किसी सन्यासी या किसी भगवाधारी को कभी हाथ भी लगाया हो। आदिवासी इलाकों में साधु संतों का बहुत सम्मान किया जाता है, इसलिए इन्हें पीट पीट कर मार डालने की घटना के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी बात से संदेह होता है कि क्या पालघर की हत्या राजनीतिक विचारों से प्रेरित थी। इसे समझने के लिए हमें पालघर की पॉलिटिकल तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर देखनी होगी, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। आदिवासी बाहुल पालघर जो जगह है, ये कम्युनिस्ट पार्टियों और इनके जैसे विचारों वाले दलों का गढ़ माना जाता है। पालघर में जिस जगह पर साधुओं की ये मॉब लिंचिंग हुई, जहां ये हत्या हुई, वो जगह पालघर की डहाणू विधानसभा के अंदर आती है। डहाणू विधानसभा क्षेत्र। डहाणू विधानसभा से मौजूदा विधायक विनोद निकोले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के विधायक हैं, सीपीएम के नेता हैं। डहाणू विधानसभा सीट शुरुआत के वर्षों में कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, हमेशा कांग्रेस ही यहां से जीतती थी। लेकिन वर्ष 1999 से यहां पर एनसीपी और सीपीएम का दबदबा बढ़ने लगा। 1999 से 2 बार एनसीपी और 2 बार सीपीएम ने इस सीट को जीता है। बीजेपी इस सीट पर सिर्फ एक बार वर्ष 2014 में जीत पाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां पर सीपीएम और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। सीपीएम को एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन था और बीजेपी इस चुनाव में हार गई, सीपीएम जीत गई। सीपीएम, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर जीत गए। अब पालघर की घटना पर जो जानकारियां हमें मिली हैं वो भी सुन लीजिए। इन जानकारियों के मुताबिक यह सच है कि आसपास के इलाकों में चोरी की अफवाहें पहले से चल रही थी। यह सच है। इसी वजह से पहले साधुओं को पकड़कर मारा पीटा गया। पास में ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी थी, वहां से पुलिस को सूचना गई। पुलिस घटना की जगह पर आई, घटनास्थल पर आई और साधुओं को लोगों से छुड़ाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी में ले गई। लेकिन इसी के बाद अचानक इस चौकी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे, भीड़ जुटने लगी। सोचने वाली बात यह है कि अचानक इस चौकी के बाहर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आने लगे और पुलिस ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। लेकिन हुआ यह कि बड़ी संख्या में भीड़ चौकी के बाहर इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। पुलिस वालों के सामने ही दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को भीड़ ने मार डाला। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वहां पर करीब 1,500 से 2,000 लोगों की भीड़ थी। आरोप यही लग रहे हैं कि इनमें ज्यादातर लोग आदिवासी नहीं बल्कि सीपीएम और एनसीपी के स्थानीय नेताओं द्वारा लाए गए लोग थे। बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ में काश्तकारी नाम के क्रिश्चियन
मिशनरी संगठन के लोग भी थे। से हटकर यहाँ धर्म भी बहुत एक बड़ा फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हो रहा है। क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एक्टिव हैं और उनके साथ साथ हिंदुत्ववादी संगठन भी यहाँ बहुत सक्रिय हैं और उस सक्रियता में कई बार संघर्ष भी होते रहते हैं। यहाँ इलाके में साधनों की बहुत भयानक कमी है, कुपोषण है। ये देश के जो कुपोषित इलाके हैं जहाँ बच्चों की मौतें होती हैं सैकड़ों की संख्या में, वो ये इलाका है। मतलब यहाँ साधन नहीं पहुँचे हैं। यहाँ अभी बहुत सारे दुर्गम इलाके हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं छोड़िए सड़क तक नहीं ठीक से पहुँच पाई है। ये ऐसा इलाका है। बहुत सारे नासमझी है, बहुत सारा आडंबर है, धर्म है, ढकोसला है, धर्म क्या कहें वैसा। कई सारी फैक्टर्स ऐसे काम कर रहे हैं। इन फैक्टर्स में पैसा एक प्रमुख अंश है। पैसे और साधन की बदौलत यहाँ राजनीति भी चलती है और शायद धर्म भी चलता है। यहाँ से हमको समाचार अधिकांश समय लोगों के जलाए जाने के, लोगों को निर्ममता से क्रूरता से मार दिए जाने के समाचार आते रहते हैं। ये समाचार मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता नहीं है क्योंकि शायद वो समाचार आने में भी देर हो जाती है, यहाँ तक पहुँचने में उसको देर लग जाती है। एक तरह का कि बम्बई के बहुत नज़दीक है यह इलाका, 125 किलोमीटर के अंदर है, पर अभी कई मामलों में ये बम्बई से बहुत ज़्यादा दूर भी है। तो अब देखिए, ये इलाका कोई बहुत दूर भी नहीं है। मुंबई से 125 किलोमीटर के आसपास ये इलाका है। आजकल एक नया ट्रेंड है कि किसी भी अपराध के लिए दलितों या आदिवासियों का नाम सामने ले लिया जाता है जिससे बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। अब सवाल यह है कि क्या पालघर में भी आदिवासियों को दोषी बताकर असली गुनाहगारों को बचाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है? आदिवासी कह देना बड़ा आसान है कि आदिवासियों ने पीट पीट कर मार डाला, पर आदिवासी ऐसा क्यों करेंगे? भारत के आदिवासी बहुत सरल और सहज स्वभाव के माने जाते हैं। ऐसे में आदिवासियों द्वारा इस तरह का हिंसक व्यवहार एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। पालघर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें आती हैं और इन 6 सीटों में एक सीट पर शिवसेना और एनसीपी के विधायक हैं। 3 सीटों पर बहुजन विकास आघाड़ी नाम की पार्टी के विधायक हैं और 1 सीट डहाणू में सीपीएम का विधायक है। बहुजन विकास आघाड़ी और सीपीएम दोनों वैचारिक रूप से बहुत करीब हैं एक दूसरे के। दोनों वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं और यह माना जाता है कि यह विचारधारा साधु संतों और भगवाधारियों के प्रति नफरत का जहर भरती है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पालघर की घटना साधु संतों और भगवाधारियों के प्रति शायद कोई हेट क्राइम भी हो सकती है। इस हत्या के राजनीतिक वजह होने के आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि पालघर की घटना के वीडियो में कुछ स्थानीय नेता भी नजर आते हैं। इनमें काशीनाथ चौधरी नाम के एक स्थानीय नेता का नाम लिया जा रहा है। काशीनाथ चौधरी पालघर में एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य है, जो उस जगह पर दिख रहा है जहां पर भीड़ ने साधुओं को पीट पीट कर मार डाला था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त काशीनाथ चौधरी के अलावा सीपीएम के 3 जिला पंचायत सदस्य विष्णु पात्रा, सुभाष भावर और धर्मा भावर भी वहां मौजूद थे। हमने जब इन स्थानीय नेताओं के बारे में पुलिस से सवाल पूछे तो पुलिस का यह कहना था कि पुलिस खुद काशीनाथ चौधरी को घटनास्थल पर लेकर आई थी और वो इसलिए ताकि वो भीड़ को नियंत्रण में लेने में मदद कर सके। यानी पुलिस उन्हें खुद यहां पर लेकर आई ये सोचकर कि ये भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस की मदद करेंगे, शायद भीड़ इनकी बात मान जाएगी। हालांकि हमने वीडियो को जब ध्यान से देखा तो ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि ये नेता लोगों को समझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचा था। वीडियो से अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भी भीड़ का हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। हमने इस वीडियो में कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये व्यक्ति भीड़ को समझा रहा हो या भीड़ को रोक रहा हो। वीडियो आप देखिए। मार
इन तस्वीरों में आपको एक पीली टी शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसकी पीठ आपको दिखाई दे रही है। यही वो नेता है। और यहां आपको ऐसा लगेगा कि इस वीडियो में तो कम से कम ये नहीं लगता कि ये नेता, ये व्यक्ति भीड़ को समझा रहा हो या इन साधुओं को बचाने की कोशिश कर रहा हो। इस वीडियो से ऐसा लगता है कि ये दूर खड़ा है और सब कुछ होते हुए देख रहा है, दर्शक बना हुआ है। किसी को अफवाह की वजह से चोर समझकर पीट देना, ये बात तो समझ में आती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जान से मार देना, उसकी हत्या कर देना, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? और वो भी पुलिस के सामने पीट पीट कर हत्या करना। इस सवाल का जवाब यही है कि ये लोग इलाके में अपने नाम की दहशत बनाना चाहते थे। दहशत से ही जिला और गांव स्तर की राजनीति चलती है, आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र में अगले साल ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। राजनीति का वामपंथी मॉडल इसी दहशत पर काम करता है। ये आप सभी ने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अब तक बहुत बार देख लिया होगा। स्थानीय नेताओं द्वारा सबको डरा धमकाकर रखने की बात पुलिस पर भी लागू होती है। इसीलिए पुलिस ने भी भीड़ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पालघर में करीब 9:30 बजे साधुओं पर भीड़ का यह हमला हुआ था। 9:30 बजे सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद घटनास्थल पर करीब 15 पुलिस वाले पहुंचे। पुलिस वालों के पास हथियार भी थे, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हवाई फायरिंग ही कर देता और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता। 15 पुलिस वाले हथियार होने के बावजूद इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये बात आपको क्या कहती है? उल्टे पुलिस वालों ने ही हाथ पकड़कर साधुओं को उस चौकी से बाहर निकाला और बाहर निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया और फिर भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। जिस देश में सिर्फ पुलिस वालों को देखकर ही लोग घबराते हैं, उस देश में यह कैसे संभव हुआ कि पुलिस वालों के सामने ही किसी इंसान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई? और एक की नहीं, 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या करने में समय लगता है, अचानक नहीं होता, इसमें समय लगा होगा। लेकिन पुलिस ने इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। बहुत दुख की बात है। आप जानते हैं हमारे पूरे देश में इस समय हमारी जो पुलिस फोर्स है शानदार काम कर रही है, कोरोना वायरस से लड़ रही है, हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए कितना काम कर रही है। हम पुलिस को कोरोना वॉरियर्स मानते हैं, लेकिन इन पुलिस वालों ने, उन सब पुलिस जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों की इज्जत पर एक तरीके से दाग लगा दिया कुछ मुट्ठी भर पुलिस वालों ने। हमने कई एक्सपर्ट से आज बात की और उनसे हमने पूछा कि क्या ये 15 पुलिस वाले उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या ये 15 पुलिस वाले इस भीड़ के सामने इतने कमजोर रहे होंगे कि ये भीड़ उनके काबू में नहीं आई और भीड़ ने उनके ही सामने पालघर में साधुओं की इस तरह निर्मम हत्या की? पुलिस के जो एक्सपर्ट्स हैं इस मामले के, वो क्या कहते हैं? 15 पुलिस वाले हथियारों के साथ क्या इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? शर्मनाक घटना है पालघर की। पुलिस की मौजूदगी में घटना होना ये एक और शर्मनाक पहलू है। चाहे वहाँ 16 पुलिसकर्मी होते, चाहे वहाँ पे 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी होते, हर जगह आप 150-200 आदमी नहीं ला सकते हैं। ऐसे में भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज करके, भीड़ के ऊपर हवाई फायरिंग करके जिस तरीके से भी हो उनकी जान बचानी चाहिए थी, मेरा यह मानना है। और अगर नहीं बचा पाए हैं तो ये डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में आता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज को भी लेनी होगी कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि मॉब लिंचिंग कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आज पालघर की घटना को लेके जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं कंट्री के, जो छोटी छोटी बात के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देते हैं, आज सब गायब हैं, कोई नहीं बोल रहा है। पुलिस कर्मियों के लिए आवश्यक था कि उसमें बल प्रयोग करते और उनकी जान बचाने की हर संभव प्रयत्न करते। पालघर की जो घटना है, 2 सन्यासियों को किसी ने ऐसे लिंचिंग टाइप करके मार दिया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेवारी पुलिस की ये बनती है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसा अपराध होता है तो पुलिस की जिम्मेवारी है उसको
अपराध को होने से रोकना। अगर वो अपराध रुक नहीं पा रहा है किसी वजह से, किन हालात में अगर रोक नहीं पाया है, तो उसके होने के बाद अपराधी को पकड़ना पुलिस की अहम जिम्मेवारी बनती है। और ये इस केस में मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर की क्या परिस्थितियां रही होंगी वहाँ पे, वो उसको अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पाए, ये इस बात पे कमेंट करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन अगर अपराधी किसी पुलिस ऑफिसर के सामने अपराध करके भाग रहा है तो उसको पकड़ना पुलिस की अहम जिम्मेवारी बनती है। किसी भी घटना को लेकर नतीजे तक पहुंचने से पहले उसके तथ्यों के बारे में हमेशा जानकारी लेना चाहिए, तथ्यों के बारे में पता होना चाहिए। हमने भी पालघर में हुई इस मॉब लिंचिंग पर सबसे पहले सही जानकारी इकट्ठा की और इसके लिए उस जगह पर हम पहुंचे जहां इन साधुओं की हत्या की गई। हम बिना जानकारी इकट्ठा किए आपके सामने नहीं आ गए, इसलिए हमने बहुत मेहनत की है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर गई है, वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आसपास के बहुत सारे लोगों से, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, वहां पर क्या स्थितियां हैं उसको हमने करीब से समझने की कोशिश की है। इसलिए आज हम आपको अब ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। हम जानते हैं आप सब लोग महाराष्ट्र के इस इलाके में खुद तो कभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप घर बैठे आप ये जरूर जान सकते हैं कि वो इलाका क्या है, वहां की सोच कैसी है और उस रात क्या हुआ था। पालघर में सिर्फ साधुओं की नहीं, भरोसे की, कर्तव्य निष्ठा की और सबसे बढ़कर इंसानियत की भी हत्या हुई। पुलिस वाले का हाथ थामे बाहर निकल रहे साधु को यह भरोसा है कि खाकी वर्दी रक्षा के लिए कवच का काम करेगी, लेकिन 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी थोड़ी ही देर में खून की प्यासी हो चुकी भीड़ के बीच घिर चुके थे और पुलिस इस दृश्य से गायब थी। लेकिन ये नौबत आई कैसे? ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम उस गांव तक पहुंची जहां ये बर्बरता हुई। पूरा घटनाक्रम गुरुवार यानी कि 16 अप्रैल को शुरू हुआ। जूना अखाड़े के 2 साधु कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी मुंबई के कांदिवली से पालघर होते हुए सूरत के लिए निकलते हैं। रात करीब 9:30 बजे उनकी गाड़ी सिलवासा बॉर्डर के पास पहुंचती है। पुलिस के मुताबिक दोनों साधुओं की गाड़ी सिलवासा से सटे एक फॉरेस्ट के चेकपोस्ट पर पहुंचती है रात 9:30 बजे। उसके बाद तकरीबन 9:45 बजे फॉरेस्ट ऑफिसर कासा पुलिस स्टेशन को फोन करके जानकारी देता है कि भीड़ ने उन पर हमला कर दिया है और जो गाड़ी के अंदर 3 लोग हैं उन पर हमला किया जा रहा है। उसके बाद कासा पुलिस स्टेशन से 15 पुलिस अधिकारी यहां से निकलते हैं और तकरीबन 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो घटना स्थल है वहां पर अगले 1 घंटे में पहुंचते हैं। रात के 11 बजे जब पुलिस वहां पहुंचती है तब तक इको गाड़ी जो है वो पहले से पलटी हो चुकी होती है। तीनों लोग उसमें फंसे हुए होते हैं। पुलिस उन्हें बचा करके गाड़ी से बाहर निकालती है। जब तक बाहर निकालती है तब तक एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की जो वहां चौकी है उस चौकी में अंदर जाते हैं वार्ड ऑफ वहां के जो है सिक्योरिटी गार्ड से मिलने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तब तक एक जो साधु संत हैं जिनकी उम्र 70 साल थी, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए उसी चौकी के भीतर भागते हैं। इसके बाद वही हुआ जिसे देखकर कोई भी संवेदनशील आदमी विचलित हो सकता है। फॉरेस्ट चेकपोस्ट से पुलिस वाला बाहर निकलता है। उसके साथ साधु कल्पवृक्ष गिरी भी होते हैं। पुलिस वाला साधु को बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठाना चाहता था, लेकिन भीड़ अपने इरादे पहले ही साफ कर चुकी होती है। पुलिस की मौजूदगी में पहले साधु पर पीछे से हमला किया गया, फिर हर तरफ से लाठी डंडों की बरसात होने लगी। सत्तर साल के एक बूढ़े साधु के सिर से खून का फव्वारा निकल रहा था। हत्यारों की भीड़ साधु को पीटते हुए कभी उन्हें दाईं तरफ ले जाती है, कभी बाईं तरफ। और पुलिस साधु को बचाने की कोई कोशिश नहीं करती।
अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें एक एक करके 5 पुलिस वाले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सब के सब तमाशबीन बने रहते हैं। इन तस्वीरों में साधु सुशील गिरी साफ साफ नहीं दिखते, लेकिन साधु कल्पवृक्ष गिरी असहाय होकर जमीन पर गिरते नजर आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में कायर और क्रूर भीड़ लगातार उन्हें पीटती रहती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के दौरान हम उस गढ़चिंचली गांव तक पहुंचे जहां 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई, और वहां जो हमने देखा वो हैरान करने वाला था। बहुत सारे लोग जो हैं बताया जाएगा कि गांव छोड़कर के भाग गए हैं। ये आपको देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो चेक पोस्ट है जहां पर दोनों साधुओं की जब गाड़ी पहुंची थी तो उन्हें यहाँ पर रोका गया था और यहीं से उन्हें जो है वापस लौटना था, और यहीं पर उनकी गाड़ी जब ठहरी हुई थी तभी भीड़ ने एकाएक उनके ऊपर हमला किया था। पत्थरों के साइज देखिए, इतने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो यहाँ पर जमा करके रखे हुए हैं। ये पत्थर अगर आप देखेंगे तो जिन पत्थरों से ये हमला किया गया है और उससे आपको अंदाजा लगेगा, यहाँ पर आपको ये लकड़ी काठी इसके भी टुकड़े जो है आपको दिखाई देंगे जिससे जो है कहीं ना कहीं इन लोगों पर हमला किया गया। देखिए लकड़ी पर कील भी लगी हुई है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमला किया गया होगा तो कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक जो है हमला किया गया होगा। हो सकता है कि ये सुनियोजित तरीके से लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी हो। इससे पहले गढ़चिंचली गांव में ही एक डॉक्टर की टीम पर भी हमला हुआ था। मैं मेरे डॉक्टर साथी के साथ और मेरे ड्राइवर के साथ उसी गांव के आसपास धान वाटप करके और हेल्थ चेकअप करके हम लोग अपने घर लौट रहे थे। तब कुछ 200 लोगों ने सारनी गांव में हमारी गाड़ी को अड़ाया और हमारे गाड़ी पे हल्ला बोला। उस घटनास्थल से मैंने पुलिस को फोन किया था और इसी पुलिस स्टेशन से कुछ 2 पुलिस की गाड़ी, 10 पुलिस अधिकारी तुरंत वहां पहुंचे और किसी तरह हम हमारी जान बचा के वहां से निकल पाए। दरअसल इस गांव के लोग किसी कानून को नहीं मानते हैं। हम जब यहाँ पहुंचे तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ ज्यादा देर तक रहना खतरनाक है। हमें यह भी पता चला कि यहाँ कई दिनों से कुछ अफवाहें फैली हुई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसी अफवाह थी कि कुछ लोग जो है वो आते हैं, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। कुछ लोग आते हैं जो कोरोना फैला देते हैं, कोई किडनी निकालने आता है। ऐसे तमाम अलग अलग अफवाहें जो है यहाँ पर गर्म थी। उसी के चलते यहाँ के पे जो गांव के जो लोग हैं वो रात को पहरेदारी देते थे, पत्थर इकट्ठा करते थे, लकड़ियां इकट्ठा करते थे, रात को पहरेदारी करते थे और उसके बाद जब भी कोई रात को यहाँ गाड़ी आती तो उस पर हमला करते थे। और ऐसा ही कुछ 16 तारीख की रात को भी हुआ। लेकिन इसका एक ट्रायल, या मैं यूं कहूं कि एक अलार्म पहले जो 2 हफ्ते पहले बज चुका था, जब एक SUV गाड़ी पर भी ऐसा हमला हुआ था। वक्त रहते अगर पुलिस ने तब एक्शन लिया होता या बीच रास्ते में चेक पोस्ट सुरक्षा बढ़ा दी होती जैसे कि आज दिखाई दे गई है, तो शायद इन 3 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। अब हम आपको पालघर से करीब 1500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लेकर चलते हैं। यहाँ के प्रतापपुर कमेचा गांव का 16 साल का एक लड़का रिंकू दुबे कई साल पहले घर छोड़कर सन्यासी बन गया था। जूना अखाड़े में दीक्षा लेकर यही लड़का साधु सुशील गिरी बन गया। साधु परंपरा के मुताबिक सुशील गिरी इस बीच मां से भिक्षा लेने के लिए अपने गांव भी गए, लेकिन गांव वालों के लाख समझाने के बावजूद वहां नहीं रुके। अब पालघर से आई खबर के बाद परिवार और गांव में शोक फैल गया है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या हमारे देश के संतों की ये स्थिति है? ऐसी स्थिति होनी चाहिए और ऐसे क्यों हो रहा है? ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ एक रिंकू भैया का नहीं है, ये मुद्दा सुशील गिरी का है, जो संत समाज का आईना। ये चाहूंगी कि CBI जांच हो या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, जिससे जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिल सके, संत समाज को न्याय मिल सके और ये पता चले लोगों को कि कैसे ये घटित हुई। संत समाज ने भी इस घटना की CBI या NIA से जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये सोचिए कि अगर पालघर में जिनकी हत्या की गई वो किसी दूसरे संप्रदाय के होते तो एक खास सोच वाले लोग, एक खास वर्ग के लोग अब तक सोशल मीडिया पर मातम मना रहे होते। अब तक उन्होंने न जाने क्या क्या कह दिया होता। हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार, हमारे देश के बहुत सारे फिल्म अभिनेता, बुद्धिजीवी,
अवार्ड वापसी गैंग वाले लोग सोशल मीडिया पर दुनिया भर का ज्ञान इस समय दे रहे होते। मोमबत्ती गैंग और अवार्ड वापसी गैंग के सदस्य बिल्कुल एक्टिव हो जाते और अब तक देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जवाब मांग लिए गए होते और अब तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया गया होता। लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बता दिया जाता। विदेशी अखबारों में बड़े बड़े लेख छपते और कहा जाता भारत कितना असहनशील देश है, भारत में कोई भी सुरक्षित नहीं है, भारत में न जाने क्या हो रहा है। लेकिन 16 अप्रैल की इस घटना के 4 दिन बाद भी हमारे देश का जो सेकुलर गैंग है, लिबरल गैंग है, वो बिल्कुल सन्नाटे में है। इस बात को आप समझिए और अपनी डायरी में हमेशा के लिए नोट करके रखिए कि जब ये 2 साधु और इनका एक बेकसूर ड्राइवर मारे गए तो हमारे देश के इन्हीं बुद्धिजीवियों ने, इन्हीं लिबरल और सेकुलर गैंग के लोगों ने क्या किया था, क्या कहा था। भारत वो देश है जहां कसाब और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों को भी इंसाफ हासिल करने के लिए पूरे मौके दिए जाते हैं, कानूनी विकल्प दिए जाते हैं। निर्भया के दोषियों को 7 साल तक हर कानूनी विकल्प मिला और ये सब अधिकार भारत के संविधान और कानून के तहत दिए गए हैं। चाहे आपका धर्म कोई भी हो, चाहे आपका अपराध कितना भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, आपको सारे कानूनी विकल्प दिए जाएंगे और आपको अदालत द्वारा इंसाफ मिलेगा। यही पुलिस का काम होता है कि ये पहले अपराधियों को पकड़ती है, उसके बाद न्यायालय के हवाले करती है और फिर हमारे देश के जो न्यायालय हैं वो तय करती हैं कि किसको क्या सजा दी जाएगी। लेकिन यहां पुलिस अपने काम में बिल्कुल फेल हो गई। इन साधुओं को अपनी बात तक कहने का कोई मौका नहीं मिला। पालघर में जिन साधुओं की हत्या हुई उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और इसी वजह से हमारे देश के सारे जो लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी इस केस में खत्म हो गई। भगवा रंग शौर्य, बलिदान और त्याग का रंग माना जाता है। इसे अग्नि का रंग भी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, यानी जब वो साधु बनता है, तो उसे अग्नि पथ पर चलना होता है, यानी उसे अपने सारे बंधनों की आहुति अग्नि में देनी होती है। भगवा रंग एक हिंदू को याद दिलाता रहता है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और जैसे अग्नि में जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी तरह जीवन के अग्निपथ पर भी चलने वाले साधु और संत अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर सन्यास के पथ पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग इसी भगवा को बदनाम करने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। इसे खास संप्रदाय से जोड़ते हैं, कभी इसे आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं, कभी इसे उग्र हिंदुत्व की निशानी बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। भगवा रंग को उन्होंने इस तरीके से दुनिया भर के सामने पेश किया है जैसे न जाने इसमें कितनी सारी समस्याएं हों और इस विचारधारा के पीछे न जाने क्या क्या होता हो। हम चाहते हैं हमारा देश, हमारे संस्कार हमें साधु संतों का सम्मान करना सिखाते हैं। यह देश साधु संतों का है और जब तक इन साधु संतों को पूरा न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये अपनी मुहिम जारी रखेंगे। हमारा किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हम ये खबर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ी है या दूसरे धर्म से जुड़ी हुई है। हम ये पूरी की पूरी कवरेज इस देश के संस्कारों के लिए कर रहे हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश में सबके लिए समान कानून हो, जो चाहते हैं कि इस देश में जब इस तरह की घिनौनी हरकतें होती भी हैं तो उनको भी हम एक नज़र से देखें, अलग अलग नज़र से ना देखें। इसलिए हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। हम आप तक लगातार जो भी जानकारी इस बारे में हमें मिलेगी आप तक हम लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप भी इस देश में ये समझें कि आप की मर्जी के बिना और बिना न्याय के यहां हम इस तरह की नाइंसाफी होने नहीं देंगे। यहां हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे। ये खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है। आज आपको हम ये बताना चाहते हैं कि चीन जैसा जो देश है उसे डोकलाम के जरिए, जबरदस्ती घुसपैठ के जरिए भारत में आने की जरूरत नहीं है। अब चीन जैसे देश स्टॉक मार्केट के जरिए भी घुसपैठ कर सकते हैं और यह खबर आपको सावधान करने वाली खबर है। ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए
आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह करते हैं, ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है, एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the America's national carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है। आपने राष्ट्रवाद के बारे में तो बहुत सुना होगा और आपने ये भी सोचा होगा कि जब भी हमारे देश में कभी कोई युद्ध होता है या बॉर्डर पर कभी कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमारे देश में जो राष्ट्रभक्त हैं वो लगातार ये कहने लगते हैं कि हम तो बॉर्डर पर भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देशभक्ति का जो जज्बा है वो हमारे देश में लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। लेकिन राष्ट्रवाद भी कई तरह के होते हैं और राष्ट्रवाद के तहत जरूरी नहीं होता कि आपको हर बार अपनी सीमाओं पर जाकर ही कोई युद्ध लड़ना पड़े। अब जो नया राष्ट्रवाद है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद। इसलिए आज हम भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद का ही विश्लेषण कर रहे हैं। डीएनए में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब तक दुनिया के बड़े बड़े देश कोरोना वायरस को कंट्रोल करेंगे तब तक चीन उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कंट्रोल कर चुका होगा। चीन ये सब करना चाहता है, लेकिन अब चीन सिर्फ स्पेन, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ही निवेश की संभावनाएं नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि उसके निशाने पर अब भारत भी है। और शायद यही वजह है कि भारत ने भी अब अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे आप एफडीआई कहते हैं, अब एफडीआई के नियमों को कठोर बनाकर चीन को रोकने की तैयारी कर ली है। आप इसे चीन के खिलाफ भारत की आर्थिक फायरवॉल और भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि चीन जैसे देश सिर्फ सीमाएं लांघ कर ही भारत पर आक्रमण करें या डोकलाम जैसी घुसपैठ करके ही भारत में प्रवेश करें। चीन ये काम स्टॉक मार्केट और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश के जरिए भी कर सकता है और कर भी रहा है। इसलिए सरकार ने अब एफडीआई के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब चीन समेत भारत के पड़ोसी देशों की किसी भी कंपनी को भारत में निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी।
ये नियम उन सभी देशों पर लागू होंगे जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं, यानी भारत के सभी पड़ोसी देशों पर लागू होंगे। लेकिन इन नियमों का जो इशारा है वो चीन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जो भारत में इतना बड़ा निवेश कर सकता है। यहां तक कि अगर चीन की कोई कंपनी भारत के बाहर किसी कंपनी में निवेश करती है और वो कंपनी आगे चलकर भारत में भी निवेश करती है तो भी निवेश से पहले सरकार की अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। इस विषय पर भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा है कि नियमों में यह बदलाव कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई नई आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, जिसका मकसद ऐसे निवेश और कॉरपोरेट टेक ओवर्स को रोकना है जो मौके का लाभ उठाते हुए किए जा रहे हैं। इससे पहले ये नियम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनियों पर लागू थे, लेकिन अब इसमें चीन के अलावा भूटान, म्यांमार और नेपाल को भी शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस फैसले को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया है। लेकिन भारत ने यह फैसला अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किया है, क्योंकि चीन की कई बड़ी निवेश कंपनियां इस मौके का फायदा उठा रही हैं। ये कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदकर भारत की अर्थव्यवस्था को चीन का गुलाम बनाना चाहती हैं। इससे पहले स्पेन, इटली, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन को रोकने के लिए अपने अपने देशों में एफडीआई के नियमों में ऐसे ही बदलाव कर चुके हैं। एक थिंक टैंक जिसका नाम है गेटवे हाउस नामक एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा की गई एक स्टडी के मुताबिक भारत में फिलहाल 30 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू 7,500 करोड़ से ज्यादा है। इन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है और इनमें से करीब 18 में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत की इन कंपनियों में चीन का करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश है। आपको यहां ध्यान रखना होगा कि भारत के जिन स्टार्टअप्स में चीन के निवेशकों ने रकम लगाई है वो स्टार्टअप्स आपके दैनिक जीवन का पहले ही बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य उस देश के स्टार्टअप्स ही तय करेंगे और इनमें भी वो कंपनियां सबसे महत्वपूर्ण होंगी जो टेक्नोलॉजी की मदद से अपना व्यापार करती हैं, यानी टेक कंपनियां। गेटवे हाउस के मुताबिक इस समय भारत में ऐसी 75 स्टार्टअप्स हैं जिनमें चीन का निवेश है और ये कंपनियां मुख्य रूप से ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी सेवाएं दे रही हैं। इनमें जो कंपनियां शामिल हैं उनके नाम इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके बारे में आपने पहले सुना भी होगा और आप इन कंपनियों को इस्तेमाल भी करते होंगे इनके प्रोडक्ट्स का। इन सब में चीन का निवेश है। वैसे तो भारत के कुल एफडीआई में चीन का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन जिस तरह से चीन की कंपनियों ने दैनिक जीवन से जुड़ी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो चिंता का विषय है। इसीलिए अब भारत ने चीन को रोकने के लिए अब अपनी कमर कस ली है। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि चीन दुनिया की कमजोर अर्थव्यवस्था का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इसके लिए चीन ने एक और योजना पर काम शुरू किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपनी 2 सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों का विलय करना चाहता है। इन कंपनियों के नाम है CITIC सिक्योरिटीज और CSC फाइनेंशियल। अगर इन दोनों कंपनियों का विलय हो गया तो यह दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक बन जाएगा, जिसके पास दुनिया भर में निवेश करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए होंगे। चीन अपनी वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियों को विदेशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। चीन की अलग अलग फाइनेंस कंपनियों के पास 3,400 लाख करोड़ रुपए हैं और ये चीन और अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अमेरिका के एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक चीन अगर अपनी इन नीतियों में सफल रहा तो वर्ष 2026 तक चीन की अर्थव्यवस्था को 8,70,000 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। जाहिर है कि चीन इस महामारी को भी मुनाफे की नजर से देख रहा है, इस कोरोना वायरस की महामारी को, और उसके निशाने पर दुनिया की कमजोर होती अर्थव्यवस्थाएं हैं। किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं की रक्षा करना ही राष्ट्रवाद नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था की रक्षा करना भी राष्ट्रवाद है और इसे आप आर्थिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं। वर्ष 2017 में आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश के पास डोकलाम में चीन और भारत के बीच सीमा पर विवाद की स्थिति आ गई थी। इस दौरान भारतीय सेना के मजबूत इरादों के सामने चीन की सेना को तब तो पीछे हटना पड़ा था, लेकिन भारत आर्थिक राष्ट्रवाद के जरिए भी चीन को रोकने में अब सफल रहा है। यानी चीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ डोकलाम के जरिए घुसपैठ करके ही भारत में प्रवेश करे। अब वो जमाने चले गए। अब
सेना के घुसपैठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चीन स्टॉक मार्केट के जरिए घुसपैठ कर रहा है। अब चीन हमारे बाजारों में घुसपैठ कर रहा है। अब चीन आपके और हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हम जो वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं उनके जरिए हमारे जीवन में घुसपैठ कर रहा है। और अगर आप अपने ऊपर एक सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि सुबह से लेकर रात तक आप जो चीजें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हों और चाहे आपके रोजमर्रा के सामान की चीजें हों, उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा अब चीनी कंपनियों का है। यानी आपके जीवन में चीन पहले ही काफी हद तक घुसपैठ कर चुका है। अब चीन चाहता यह है आप उसकी वस्तुएं बाजार से खरीद रहे हैं, ये तो उसका काम पूरा हो गया। अब वो चाहता है कि आपकी तनख्वाहें भी चीन से ही आएं। अब आपको इसके 3 उदाहरण हम देना चाहते हैं। पहला उदाहरण चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, जिसके तहत चीन सड़क मार्ग से भारत के साथ व्यापार के दरवाजे खोलना चाहता था, लेकिन भारत ने इस योजना में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि चीन इस योजना के बहाने भारत में अंदर तक घुसना चाहता था और भारत को ये किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। यह भी एक राष्ट्रवाद है, इंडिया फर्स्ट। इसी तरह वर्ष 2019 में भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का भी हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, और इसे आप एक और राष्ट्रवाद मान सकते हैं। भारत का मानना था कि अगर यह डील हो जाती है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा और भारत के बाजार चीन से आने वाले सामान से भर जाएंगे और इससे स्थानीय व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा। इसके बाद अब भारत ने अपनी एफडीआई नीतियों में बदलाव करके एक बार फिर से चीन को यह समझा दिया है कि भारत के लिए व्यापार से बढ़कर अपने लोगों के हितों की रक्षा करना है। भारत जानता है कि घुसपैठ सिर्फ बॉर्डर के रास्ते नहीं होती, बल्कि व्यापार के रास्ते भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट में होने वाली खरीद फरोख्त भी घुसपैठ का जरिया बन सकती है। लेकिन अब आर्थिक राष्ट्रवाद के दम पर भारत ने खुद को सुरक्षित करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये एक नई तरह की घुसपैठ है। और अब आपने ये भी देख लिया होगा कि अब सेनाओं का जो डेफिनेशन है, सेनाओं को जो हम पहले समझते थे कि किसी देश की सुरक्षा के लिए आपको सिर्फ हथियारों वाली सेनाएं चाहिए, अब वो कॉन्सेप्ट भी बदल रहा है। अब आपको सेनाएं चाहिए डॉक्टर वाली, अब आपको मिसाइल नहीं मेडिसिन चाहिए। अब आप देखिएगा इस संकट काल में वो देश जीतेगा जिसके पास दवाइयां होंगी, जिसके पास अस्पताल होंगे, जिसके पास डॉक्टर्स होंगे, जिसके पास स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। जो सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएगा, वो देश इस नए विश्व युद्ध को जीतेगा। अब बंदूकों वाली सेना का काम वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। अब ये नई सेना आ गई है जिसने टेक ओवर कर लिया है। चीन की विस्तारवाद वाली नीति पर तो पूरी दुनिया में सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर भी चीन को बहुत सारे सवालों के जवाब अब भी देने हैं। पिछले हफ्ते डीएनए में हमने आपको बताया था कैसे चीन के बड़े बड़े देश, दुनिया के बड़े बड़े देश चीन से इस वायरस की शुरुआत के बारे में पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस वायरस की शुरुआत चीन से हुई, कैसे हुई वो ये जानना चाहते हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लगातार मांग कर रहे हैं कि चीन इस वायरस को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब देना चीन जरूरी नहीं समझ रहा। चीन बार बार इस बात से इनकार कर रहा है कि यह वायरस उसकी गलतियों की वजह से पूरी दुनिया में फैला है या फिर इस वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया है। लेकिन अब दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस को वुहान की लैब में ही तैयार किया गया था। ये कोई छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि इन्हें एड्स के वायरस की खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हम बात कर रहे हैं फ्रांस के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम है लूक मॉन्टेनियर। लूक मॉन्टेनियर का दावा है कि सार्स और कोविड-2 चीन की लैब में तैयार किया गया था और कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ है। इस सार्स CoV-2 जो है वो इसका औपचारिक नाम है कोरोना वायरस का। इस वैज्ञानिक का दावा है कि यह वायरस चीन द्वारा एड्स की वैक्सीन बनाने की कोशिश के दौरान गलती से पैदा हो गया। और इस वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस में HIV के जीनोम के कुछ अंश मौजूद हैं और इसमें मलेरिया में पाए जाने वाले जर्म्स के भी कुछ अंश हैं। हालांकि
नोबेल पुरस्कार विजेता इस वैज्ञानिक के विरोधियों का तर्क है कि उनके दावों में कोई दम नहीं और पिछले कुछ वर्षों से वो इसी तरह के अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं। लेकिन इसी महीने की 15 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये इशारा किया था कि वुहान लैब में वायरस बनाए जाने की थ्योरी की जांच अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के एक बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 2018 में अमेरिका के कुछ बड़े वैज्ञानिकों ने वुहान की इसी लैब का दौरा किया था और अपनी सरकार को इस बात की जानकारी दी थी कि इस लैब की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। कुल मिलाकर वायरस की शुरुआत को लेकर शक की सुई बार बार चीन की तरफ घूम रही है और चीन को हर हालत में इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। और आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि जब नेता किसी खास परिस्थिति में होते हैं तो वो कैसे जनता के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को फैसला लेते समय व्यक्तिगत नहीं बल्कि नीतिगत बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही एक उदाहरण पूरे देश के सामने पेश किया है। आज योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 89 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया, लेकिन न तो वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए जा पाए और न ही कल अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो हरिद्वार जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो पिता के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस को हराने के लिए जनता के हित में ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि 21 अप्रैल को होने वाले अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता के कारण भाग नहीं ले पाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां और परिवार के सदस्यों से अपील की है कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। मैं उनकी जो चिट्ठी है मेरे हाथ में है और मैं उनको ये आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, अपने पूज्य पिताजी कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख और शोक है। और आगे वो लिखते हैं, जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया है। फिर वो लिख रहे हैं कि अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ये ना कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल रहें और लॉकडाउन के बाद मैं दर्शनार्थ आऊंगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन पुत्र का कहना है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकता। सत्ता या राजनीति से जुड़ा कोई और नेता होता तो शायद इसी लॉकडाउन के दौरान खुद अपने नियम तय कर लेता और रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मौका ऐसा है जब कोई सवाल भी नहीं कर पाएगा। पिता की मृत्यु हो गई, सवाल कौन करेगा? बड़े रसूख वाला कोई और बेटा होता तो शायद पिता के अंतिम संस्कार को एक बहुत बड़े आयोजन में तब्दील कर देता। सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता, सोशल मीडिया पर किया जाता, हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता, इसे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना दिया जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहां पुत्र धर्म को महत्व नहीं दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते अपने राज धर्म को महत्व दिया है। आज योगी आदित्यनाथ से उन लोगों को सीखना चाहिए जिन्होंने रस्म रिवाज के नाम पर लॉकडाउन के नियमों को बड़ी बेशर्मी से हर बार जब भी मौका मिला है तो तोड़ा है। सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने रसूख का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग चाहते तो ये सब काम कर सकते थे। आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों पहले कर्नाटक के विधायक एम जयराम ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने जन्मदिन का जश्न को जोर शोर से मनाया था। उनके बुलाने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सब ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का मजाक बना दिया था। इसी तरह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे की शादी में भी लॉकडाउन के नियमों की ऐसे ही धज्जियां उड़ा दी गई थी। शादी की रस्म को सामाजिक सुरक्षा के नियमों से ज्यादा महत्व दिया गया। समाज के ऐसे ताकतवर लोगों को लगता है कि वो अपने पैसे, अपने पावर और अपनी पहुंच से खुद के लिए
अपने लिए अलग कायदे और कानून बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को यह बताया है कि ऊंचे लोग वो होते हैं जो देश हित में, देश के लोगों की भलाई के लिए कानून को सबसे ऊपर रखते हैं, अपने से भी, अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपने परिवार से ऊपर रखते हैं। समय की कमी की वजह से आज हम आपको सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर अपना विश्लेषण नहीं दिखा पा रहे हैं। जो हमने आपको शुरू में आपसे वादा किया था कि एक ऐसा लड़का था जो टिकटॉक पर अपने वीडियोस को लाइक नहीं मिलने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। इस पूरे विषय पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते थे, लेकिन आज समय नहीं बचा, इसलिए अब हम ये चर्चा आपके साथ और ये रिपोर्ट आपको कल दिखाएंगे। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि मशहूर उपन्यास ड्रैकुला के लेखक कौन थे। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman, a no-holds-barred journalist, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। a decisive editor-in-chief, हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। he battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूं कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation
as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis National Carrier. This virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं तो सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है। न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the
national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं तो सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis national carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media.
ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman, a no-holds-barred journalist, ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। a decisive editor-in-chief, हमारे देश के राजनीतिक दल और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1926 में आज ही के दिन वार्नर ब्रदर्स और वेस्टर्न इलेक्ट्रिक ने वाइटाफोन नाम की तकनीक दुनिया के सामने रखी थी। इस तकनीक के जरिए साइलेंट फिल्म्स में आवाज का प्रयोग संभव हो पाया था, ध्वनि का प्रयोग संभव हो पाया था। उस दौर में साउंड ट्रैक को सीधे फिल्म्स पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। तब इस तकनीक के जरिए साउंड ट्रैक को अलग से रिकॉर्ड करके फिल्म के प्रोजेक्शन के दौरान वीडियो के साथ ही प्ले किया जाता था। ऐसी साउंड फिल्म्स जिनमें सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ उन्हें टॉकिंग पिक्चर्स या टॉकीज भी कहा जाता था। मशहूर उपन्यास ड्रैकुला की रचना करने वाले लेखक ब्रैम स्टोकर का निधन आज ही के दिन वर्ष 1912 में हुआ था। ड्रैकुला नाम के इस डरावने काल्पनिक किरदार पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और खास बात यह है कि प्रकाशन से पहले तक ब्रैम स्टोकर ने अपने नॉवल का नाम द अनडेड रखा था और ऐन मौके पर यह नाम बदल दिया गया और यह नाम बाद में सुपरहिट हो गया। आज ही के दिन वर्ष 1889 में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक अडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर को इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था और सत्ता में आने के बाद हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करवाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के लिए भी हिटलर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार तय हो जाने के बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद एक सप्ताह बाद जर्मनी ने 8 मई 1945 को आत्मसमर्पण किया था। और फ्रांस के फिजिशियन फिलिप पाइनल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1745 में हुआ था। मेंटल डिसऑर्डर कितनी तरह के होते हैं और उनका इलाज किस तरह होगा, इसकी जानकारी फिलिप पाइनल ने ही दुनिया को दी थी। वर्ष 1809 में उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी के बारे में भी दुनिया को पहली बार बताया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हम विश्वासघात को हमेशा बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन किसी के साथ विश्वासघात करना दुनिया का सबसे बड़ा नैतिक अपराध है। नमस्कार।